हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। तो आज मैं आपके सामने एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है अधिगम वक्र तथा अधिगम पठार। अधिगम वक्र यानी जो लर्निंग कर्व्स होते हैं हमारे स्टडी के बीच में, जो कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या फिर कभी कभी मतलब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो हमारा जो स्टडी है वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, या फिर हम इस चीज़ को लाइफ से रिलेट करके देखें कि लाइफ में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसी तरह हमारी जो स्टडी है, हमारी जो लर्निंग है, सीखने की एबिलिटी है, क्षमता है, ठीक है, उसमें भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी जो सीखने की गति है वो ज़्यादा हो जाती है हमारी, कभी धीमी पड़ जाती है, कभी क्या हो जाता है हम बीमार पड़ जाते हैं तो भी हमारी जो सीखने की गति है वो क्या होती है, बाधित होती है। तो इस प्रकार से जब अधिगम में हमारे में कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं बीच में, तो उसमें जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके कारण क्या बनता है, एक वक्र बनता है, एक कर्व बनता है, ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं अपन, अधिगम वक्र बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें मैं एक तो बताऊंगा आपको अधिगम वक्र, और एक बताऊंगा मैं आपको इसमें अधिगम पठार के बारे में कि अधिगम पठार क्या होता है। तो सबसे पहले मैं अधिगम वक्र के बारे में बताता हूँ आपको। देखो अधिगम वक्र क्या होता है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, जितनी हमारे टीचर्स एग्ज़ाम हैं अभी बिहार में, जो बीपीएससी में टीचर की वैकेंसी आई हुई हैं उसके लिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया। तो क्लास को एंड तक देखिएगा, और जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके, तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो अधिगम वक्र होता क्या है। अधिगम वक्र अपना कर्व्स ऑफ लर्निंग, व्यक्ति की सीखने की जो गति होती है वो सदैव एक समान ना होकर परिवर्तित होती रहती है। यह कभी तेज होती है और कभी मंद होती है। इस प्रकार सीखने की गति अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से या एक ग्राफ पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करने को अधिगम वक्र कहते हैं। क्या कह रहा है कि जो हमारी सीखने की गति है ना भैया, वो कभी तेज हो जाती है और कभी धीमी हो जाती है, मंद हो जाती है। इस प्रकार से जो हमारे अधिगम का वक्र बनता है, अधिगम की दर को रेखा के माध्यम से या फिर अपन एक ग्राफ के माध्यम से बताएं तो क्या होता है, जैसे कि इसमें जो कर्व बन रहे हैं, ऐसे बन रहा है, कोई ऐसे बन रहा है, कोई परवलयाकार बन रहा है, कोई सीधी रेखा बन रहा है, कोई ऐसे जो है अपना बन रहा है, कोई ऐसे अपना बन रहा है। तो इस प्रकार के जो कर्व आते हैं वही क्या है, अधिगम वक्र हैं। अब इसकी परिभाषा जो है वो गेट्सपा अन्य के अनुसार क्या है, अधिगम वक्र की ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं जो साइकोलॉजी में, कि पूछ लेगा कि अधिगम वक्र की परिभाषा दे देगा, इस परिभाषा को दे देगा एग्जाम में, क्वेश्चन में इस परिभाषा को दे देगा कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। निम्न परिभाषा किसके द्वारा दी गई, उसमें 4 वैज्ञानिक लिख देगा, ठीक है। तो उसमें से अपने को एक साइंटिस्ट का नाम चूज करना होता है। तो ये जो है गेट्स व अन्य की परिभाषा है। ये जो डेफिनेशंस होती हैं ये रटनी होती हैं, और साइकोलॉजी में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो कुछ चुनिंदा डेफिनेशंस हैं उनको रट लेना चाहिए अपन को, सारी नहीं रटनी चाहिए क्योंकि इतना याद नहीं रह पाता है। तो कुछ जो है वो याद कर लेनी चाहिए। तो मैंने इसमें 4-5 थी, मैंने एक ही बता रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है। गेट्स ने के अनुसार गेट्स ने क्या कहते हैं कि अधिगम का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। गेट्स ने जी क्या कह रहे हैं कि अधिगम वक्र जो होता है वो सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अधिगम वक्र के प्रकारों की, तो अधिगम वक्र जो होता है वो अपना 4 प्रकार का होता है। क्वेश्चन पूछे कि अधिगम वक्र जो होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार का होता है, तो मैं बता दूं अधिगम वक्र 4 प्रकार का होता है। और 4 प्रकार कौन कौन से उसमें, पहला प्रकार है हमारा धनात्मक अधिगम वक्र। पहला प्रकार कौन सा है, धनात्मक अधिगम वक्र या फिर कॉनकेव कर्व। धनात्मक अधिगम वक्र को क्या कहते हैं, कॉनकेव कर्व भी कहते हैं, कॉनकेव कर्व यानी कि नत्तोदर वक्र, और इसको एक और क्या नाम देते हैं, नत्तोदर वक्र। धनात्मक वक्र कर लो, कॉनकेव कह लो, नत्तोदर वक्र कह लो, बात एक ही है। तो ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी होती है, प्रारंभ में तो कैसी होती है, धीमी होती है, और बाद में कैसी हो जाती है, वो पूर्ण हो जाती है। धनात्मक अधिगम वक्र, सकारात्मक अधिगम वक्र, वर्धमान शिक्षण वक्र कहते हैं उसको। यानी कि जैसे कोई इंसान है और वो कोई चीज़ को सीखना चाह रहा है, तो जब सीखेगा किसी चीज़ को तो पहले जो सीखने की दर होगी वो बहुत धीमी होगी, बहुत मतलब
मंद गति से सीखेगा उसको। जैसे कि मान के चलिए कोई इंसान है, वो साइकिल चलाना सीखना चाह रहा है, तो शुरुआत में क्या होगा, मतलब उसको बहुत अंदर से डर लगेगा साइकिल सीखने में भी, या फिर कोई भी वाहन चलाना सीख रहा है या कुछ भी चीज़ सीख रहा है, तो पहले अंदर से क्या लगता है, थोड़ा डर लगता है। तो वो जो डर होता है उसकी वजह से उसकी जो गति होती है वो थोड़ी धीमी होती है। लेकिन जैसे ही उसको उस चीज़ का अभ्यास हो जाता है तो उन चीज़ों को रैपिडली करने लगता है, यानी कि फास्ट करने लगता है थोड़ा। तो इस प्रकार से जैसे कि एक आदमी है और उसने शुरुआत में टाइपिंग लगाई, क्या लगाई, टाइपिंग लगाई, तो शुरुआत में क्या होगा कि वो धीरे धीरे टाइप करेगा, मतलब हाथ ही नहीं चलेंगे, उसको हाथ ही नहीं बैठेगा उसका। लेकिन जब उसको बाद में अभ्यास हो जाएगा तो कैसे चलेगा, फटाफट फटाफट हाथ चलेगा, सट 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 ऐसे। तो ये क्या होता है, धनात्मक अधिगम वक्र होता है। और इसका जो वक्र होता है ऐसा होता है, ये धनात्मक अधिगम वक्र है। ये क्या है, ये धनात्मक अधिगम वक्र है ये, ठीक है। ये हो गया आपका धनात्मक अधिगम वक्र। अब मैं अगर बात करूं ऋणात्मक अधिगम वक्र की, तो हमारा जो सेकंड होता है इसमें वो होता है ऋणात्मक अधिगम वक्र। कौन सा होता है सेकंड, ऋणात्मक अधिगम वक्र। और ऋणात्मक अधिगम वक्र को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व। क्या कहते हैं, वो तो क्या था, कॉनकेव था, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो ऋणात्मक अधिगम वक्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में तीव्र। और ऋणात्मक अधिगम वक्र में क्या होता है कि अधिगम की जो दर होती है वो प्रारंभ में तो क्या होती है, तीव्र होती है, यानी कि प्रारंभ में कोई आदमी किसी काम को कर रहा है वो स्पीडली कर रहा है और बाद में धीमी हो जाती है। लेकिन बाद में क्या हो गया, उसमें आलस आ गया या कुछ हो गया, उसको बीमार हो गया, तो बाद में उसकी जो गति है वो क्या होगी, धीमी हो गई। तो ऐसे वक्र को ऋणात्मक अधिगम वक्र या नकारात्मक अधिगम वक्र या हार्श निष्पादन वक्र भी कहते हैं। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं या फिर जो ये हैं शब्द हैं, ये हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या होता है कि एक ही शब्द के बहुत सारे वो होते हैं, समानार्थी होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऋणात्मक अधिगम वक्र होता है। और इसका ये कॉन्वेक्स ये वक्र है, देखो यहाँ से इसने स्पीड में ली कोई चीज़, तो यहाँ से इसका जो वक्र है वो ऊपर जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ से इसने यहाँ पर आकर इसने क्या मंद गति से काम करना स्टार्ट किया, तो इसकी जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है इसका मतलब ये है कि वो नेगेटिव जा रहा है। और इसमें पहले क्या था, इधर था, अब क्या जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा तीसरे अधिगम वक्र की। तो तीसरा जो हमारा थर्ड होता है वो होता है समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र। समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र, तो जैसा नाम से भी देते हैं समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र। समान अधिगम वक्र का मतलब क्या हो जाएगा कि जिसकी जो गति है वो हमेशा समान चलती रहे सीखने की, ना तो वो धीमी हो ना ज़्यादा तेज हो, समान चलती रहे, बैलेंस में चलती रहे। तो इस प्रकार के अधिगम वक्र को अपन समान या सरल रेखीय अधिगम वक्र या इक्वल कर्व कहते हैं। तो ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर सदैव समान गति से बढ़ती है सरल रेखीय वक्र कहलाता है। कि ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की जो दर है वो सदैव समान गति से बढ़ती है सरल रेखीय वक्र कहलाता है। ये देखो इक्वल है, ये इक्वल कर्व है, ये इक्वल सीधी सरल रेखा जा रही है ना, तो ये इक्वल कर्व होता है। अब मैं बात करूँ अगर चौथे की, तो चौथा क्या है, फोर्थ है हमारा एस आकारीय या मिक्स्ड या अवग्रहास। मिक्स्ड कर्व या एस आकारीय या अवग्रहास, तो ये होता है नंबर फोर्थ एस आकारीय अधिगम वक्र या मिश्रित या अवग्रहास या मिक्स्ड कर्व। होता क्या है कि ऐसा अधिगम वक्र जिसमें अधिगम की दर प्रारंभ में धीमी, प्रारंभ में तो कैसी है, धीमी है, फिर तीव्र, पुनः धीमी, फिर तीव्र, अर्थात इसमें स्थिरता नहीं रहती। यानी कि पहले धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज, फिर धीमी, फिर तेज। तो ऐसे क्या है, एक कर्व बन जाता है हमारा मिक्स्ड वाला। तो उसमें स्थिरता नहीं रहती, लगातार परिवर्तनशील होता रहता है। जैसे कि 5 दिन किसी की बढ़िया पढ़ाई चल गई एकदम, 5 दिन क्या हो गया, उसका मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो 5 दिन के लिए उसने रेस्ट ले लिया। फिर 5 दिन बाद जोश से उठा और फिर 5 दिन अच्छा पढ़ा, बढ़िया पढ़ा, स्टडी की उसने बढ़िया, फिर 5 दिन नहीं पढ़ा। तो इस प्रकार से जो कर्व चलता है वो मिक्स्ड के कैटेगरी में आता है। ऐसा आकारीय अधिगम वक्र या इसको सर्पलाकार भी कहते हैं। देखो ये सर्पलाकारी तो है ये, या सीढ़ीदार यानी कि टेरेस्ड कर्व कहते हैं। टेरेस्ड लिख रहा है ये, टेरेस्ड कर्व, सीढ़ीदार, सर्पलाकार, ऐसा आकारीय या मिश्रित, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इनको याद रख लीजिएगा आप। तो ये 4 प्रकार होते हैं अधिगम वक्र के। कौन कौन से,
कौन कौन से होते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक, सरल रेखीय और आकारीय अधिगम वक्र, या मिश्रित या अवग्रहास या। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, उदाहरण के द्वारा व्यवहारिक क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से बना के पूछता है वो। तो ये जो रीट हुई थी अपनी, इसमें भी पूछा था 2023 वाली जो ये रीट थी, इसमें भी एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, और हर टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर मैं बात करूँ अधिगम पठार की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अधिगम पठार की। तो अधिगम पठार की अगर मैं बात करूँ तो अधिगम पठार क्या होता है? देखो भाइयों कि अधिगम पठार में क्या होता है कि जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव यानी कि उन्नति आ रही है, और ना ही अधिगम वक्र में उतार यानी कि अवनति आ रही है, तो इस स्थिरता को अधिगम पठार कहते हैं। यानी कि जो चीज़ है वो वहीं की वहीं पर है। यानी कि मैं, जैसे कि मान के चलिए कोई इंसान है, वो रोज़ 10 घंटे पढ़ता है, रोज़ 10 घंटे की स्टडी का शेड्यूल है उसका, तो वो 1 महीना हो गया उसको, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, और इन दिनों में वो डेली ही 10 घंटे पढ़ रहा है कंटिन्यूअस बिना रुके। तो ये क्या है? उसकी अधिगम में, लर्निंग में स्थिरता है कि ना तो भैया उसका जो मंद हो रही है लर्निंग की जो कैपेसिटी है, और ना ज़्यादा स्पीड में आ रही है, स्थिर है। तो इस प्रकार के जो अधिगम वक्र या अधिगम पठार कहते हैं इसको, जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव हो, ना तो वो ज़्यादा स्पीड में यानी कि ज़्यादा, जैसे कि ना तो वो 15 घंटे पढ़ पा रहा है, ना किसी दिन ऐसा हो रहा है कि वो 5 ही घंटे पढ़ रहा है, वो भैया बैलेंस में चल रहा है, डेली 10 घंटे पढ़ने हैं तो उसको 10 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, यानी कि स्थिरता है, परिवर्तनशील नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। जब अधिगम की दर में लंबे समय तक स्थिरता की स्थिति हो, अर्थात ना तो अधिगम वक्र में चढ़ाव यानी उन्नति आ रही है, और ना ही अधिगम वक्र में उतार यानी अवनति आ रही है, तो इस स्थिरता को क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? अधिगम पठार कहते हैं। और अधिगम पठार का जो वक्र होता है वो ऐसा होता है, कुछ इस प्रकार से ये होता है अधिगम पठार। अधिगम पठार, जैसे कि पठार का मतलब क्या होता है? पहाड़ या पठार। और पहाड़ या पठार की अगर मैं बात करूँ तो ये गतिशील थोड़ी होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं और बहुत लंबे समय तक होते हैं, वर्षों अरबों देशों उसे वर्षों लग जाते हैं एक ही जगह पर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? अधिगम पठार होता है। अब अधिगम पठार क्यों होता है? अधिगम पठार के कारण क्या हैं? अधिगम पठार के कारणों को जानते हैं। अधिगम पठार के कारण, तो अधिगम पठार के कारण जो हैं वो हैं, पहला विषय रुचि का अभाव, यानी कि किसी को विषय में, उस विषय में रुचि नहीं है, उस विषय में किसी को रुचि नहीं है, तो वो उसको क्यों पढ़ेगा? पढ़ेगा ही नहीं, उसको सीखने का, उस विषय में रुचि लेने का मन ही नहीं करेगा। तो हॉबी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है अपने आप में। अगर किसी के अंदर किसी चीज़ में हॉबी है तो उसको वो एक पैशन के साथ करेगा उस काम को, लेकिन अगर उस चीज़ में हॉबी नहीं है तो उसमें लेजीनेस आएगा, वो काम को उसको करेगा ही नहीं, उसको मन ही नहीं लगेगा उस काम को करने में। तो जब रुचि होगी किसी काम को करने का तभी मन करता है, तो रुचि बहुत ज़रूरी होती है। तो विषय रुचि का अभाव, थकान व मानसिक अस्वस्थता, जैसे कि मान के चलिए, अरे यार ये मैसेज आ रहे हैं, 1 मिनट मैं नेट बंद कर देता हूँ इसका। देखिए, थकान व मानसिक अस्वस्थता। और तीसरा जो कारण है वो है सीखने की अनुचित विधि, यानी कि वो सीखने में, लर्निंग में उचित विधि का उपयोग नहीं कर पा रहा है। जैसे कि कोई आपका टीचर है, वो आपको मतलब उसको थोड़ी कम नॉलेज है तो वो आपको गलत पढ़ा रहा है, या फिर जो भी गुरु है आपका उसको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो वो गलत पढ़ा रहा है या गलत सिखा रहा है। तो अनुचित विधि से अगर कोई सीख रहा है तो वो अनुचित ही सीखेगा, और अनुचित सीखेगा तो उसकी जो साइकोलॉजिकल वो है थॉट, वो बहुत चेंज हो जाएगी। चौथी चीज़ है व्यवधान व प्रेरणा का अभाव। व्यवधान व प्रेरणा का अभाव, प्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन, उसके अंदर क्या नहीं है? मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन का क्या है? उसमें अभाव है। तो अंदर से जब मोटिवेशन होगा ना किसी चीज़ के लिए, तो उसको हम बहुत अच्छे प्रकार से कर पाते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। और मोटिवेशन कैसा? 2 प्रकार के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। तो जो आंतरिक वाला मोटिवेशन होता है वो अपने अंदर से होता है, लेकिन जो बाह्य मोटिवेशन होता है वो बाहर से होता है। यानी कि जैसे कि हम किसी चीज़ को किसी के कहने पर कर रहे हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा बोल रहे हैं कि बच्चे
हमारे हमारे को बोल रहे हैं पढ़ ले, तो जब हम अगर किताब कॉपी लेके बैठे तो वो क्या होगा भाई, ये मोटिवेशन हो गया। लेकिन अगर हम अपनी खुद की आंतरिक प्रेरणा से पढ़ रहे हैं कि हम ये सोच कर पढ़ रहे हैं कि नहीं यार मुझे नौकरी लगना है और मुझे कुछ करना है अपने माँ बाप के लिए, तो वो क्या होता है, मोटिवेशन होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है। और इसमें जो पांचवा पॉइंट है वो है उत्साहहीनता व नकारात्मक कारक जैसे आलस और ध्यान भंग। आलस और ध्यान भंग यानी कि डिस्ट्रैक्शन। तो उत्साहहीनता यानी कि उत्साहहीनता क्या होती है कि किसी चीज़ का उत्साह क्या होता है। देखो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कोई चीज़ है और उसे हमको पाना है और हमें पता है कि उस चीज़ के बेनिफिट क्या हैं, तो जब बेनिफिटों के आधार पर हम किसी चीज़ को पाने की जो हमारे अंदर इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, वो ही क्या होता है उत्साह होता है। तो जब उत्साहहीनता का मतलब उत्साह की कमी, तो जब उत्साह की कमी हो जाएगी तो उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा। और यह है नकारात्मक कारक यानी कि नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी में कोई इंसान किसी चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाता है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, जैसे आलस ध्यान। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की क्लास। और इसमें क्या बताया मैंने आपको। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।